રિકવરી આવતા જોવા મળી અને અંતે સેન્સેક્સ નિફ્ટીનું ફ્લેટ ક્લોઝિંગ જોવા મળ્યું। બજારના કારોબારની વધુ વિગતો લઈએ। સહયોગી આરતી મહેતા આપણી સાથે। આરતી, કેવો કારોબાર જોવા મળ્યો છે આજે બજારમાં? जी मार्केट ने आज बात करें तो निफ्टी साप्ताहिक एक्सपायरी दिवसे घना उतार चढ़ाव आज दिवसे बनता देखाया અને સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીની વાત કરી લે ખાસ કરીને તો એકદમ ફ્લેટ ક્લોઝિંગ જે છે તે બનતું દેખાયું હતું। લેવલ સ્પેસિફિક નિફ્ટી જે છે 24,315ના લેવલ્સની આસપાસ આપણને બંધ થતું દેખાયું, જ્યારે સેન્સેક્સની વાત કરી લે તો ત્યાં જે છે 79,897ના લેવલ્સની આસપાસ આપણને ક્લોઝિંગ જોવા મળતું દેખાયું હતું। 27 પોઈન્ટ જેટલી નેગેટિવિટી સેન્સેક્સમાં આપણને એડ થતી દેખાય। બીજી બાજુ બેંક નિફ્ટીની વાત કરી લે તો ત્યાં એક પોઝિટિવ ક્લોઝિંગ જે છે તે આપણને બનતું દેખાયું 80 પોઈન્ટની તેજી સાથે અને 52,270ના લેવલ્સની આસપાસ બેંક નિફ્ટીમાં જે છે તેમાં આપણને ક્લોઝિંગ લેવલ્સ બનતા દેખાયા, જ્યારે મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપમાં આઉટ પરફોર્મન્સ જે છે તે બનતું દેખાયું અને નિફ્ટી મિડ કેપની વાત કરીએ લગભગ 0.5% વધારેની પોઝિટિવિટી સાથે 57,148ના લેવલની આસપાસ બંધ જે છે તે આપણને જોવા મળતું દેખાયું હતું। સેક્ટર ખાસ કરીને કયા સપોર્ટિવ રહેતા દેખાયા તેના પર એક નજર કરી લઈએ તો જુઓ નિફ્ટી પીએસસી ઇન્ડેક્સ 1%ની આસપાસની ખરીદારી આ કાઉન્ટરે આજે बतावी है। बीजी बाजू मीडिया सेक्टर और एनर्जी सेक्टर तरफ पण सपोर्ट बजार ने मळतो देखायो और एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ी घणी खरीदारी आज दिवसे बनती देखाई। ज्यारे घटनारा सेक्टर की बात करी लीए तो रियल्टी, फार्मा और ऑटो आ त्रणेय काउंटर एवा रह्या ज्यांथी लगभग 0.5% वधुनी वेचवाली जे छे ते आ त्रणेय काउंटरे बतावी छे, तो फोकस अहींया राखवाना रहेशे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर नजर करी लीए तो निफ्टीना वधनारा काउंटर सौथी पहला नजर करी लो। जुओ ओएनजीसी 2% वधुनी खरीदारी आपणे आ काउंटरे बतावी है। कोल इंडिया में 2.25% आसपासनी तेजी साथेनो कारोबार जोवा मळतो देखायो। बीपीसीएल, आईटीसी, टाटा मोटर्स जेवा काउंटर है जे निफ्टीना टॉप गेनर में जेनो समावेश थयो छे, तो फोकस अहींया आजना दिवसे रहतुं देखायुं। ज्यारे घटनारा काउंटरनी वात करी लईए तो निफ्टीना टॉप लूजर्स में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट 1% वधुनी वेचवाली आपणे बनती देखाय। बजाज फाइनांस, डीवीज लैब, एमएनएम जेवा काउंटर है जे निफ्टीना टॉप लूजर्स में समावेश थयो छे। एनटीपीसी में पण आजना दिवसे नरमाश रही, तो फोकस अहींया पण रहतुं देखाયું। એવી રીતે જ ખાસ કરીને મિડકેપની વાત કરી લઈએ ત્યાં કઈ રીતની એક્શન આપણને જોવા મળતી દેખાય, કારણ કે મિડકેપ ઇન્ડેક્સ આજે આઉટ પરફોર્મન્સ જોવા મળતું દેખાયું હતું, તો ત્યાં સ્ટોક સ્પેસિફિકમાં મઝગાઉ ડોકનું સ્ટોક જુઓ 7%ની આસપાસની ખરીદારી મઝગાઉ ડોકમાં આજના દિવસે બનતી દેખાય। हिंद पेट्रोल की बात करी ले तो त्या पण 4.5% मजबूती जोवा मळती देखाय। यस बैंक, पॉलीकेप जेवा काउंटर है जे आज फोकस में रहता देखाया, तो नजर त्या आजना दिवसे बनती देखाय। ज्यारे घटनारा काउंटर की बात करी लीए मिडकेपना तो सौथी वधारे मैक्रोटेक डेवलपर्स लोढ़ा में 3.5% आसपासनी वेचवाली आ काउंटरे बतावी। डिलीवरी में पण एक नरमाश साथेनो कारोबार बनतो देखायो। टाटा एलेक्सी परिणाम बाद नेगेटिविटी आज स्टॉके बतावी है, तो त्या पण फोकस रह्युं। कोफोर्ज जेवा काउंटर है ज्यां पण एक वेचवाली आजना दिवसे बनती देखाय, तो आ बधा जे मिडकेपना काउंटर है जेना पर पण नजर राखवानी आजना दिवसे बनती देखाय छे। पण ओवरऑल बात करी लीए तो जे ओपनिंग आपणे जोयुं हतुं तेना करता तो लेवल्स जे छे ते क्लोजिंगना आपणे सारा रहता देखाया छे, पण निफ्टीनी एक्सपायरीना दिवसे खास करीने साप्ताहिक एक्सपायरीना दिवसे घणा उतार चढ़ाव बजारमां आजना दिवसे जोवा मळ्या। जी आरती, आभार आपनो जोड़ावा माटे अने आ समग्र मार्केटनी अपडेट आपवा माटे। अने हवे आगळ वधीए अने नजर करी लीए बजेटलक्षी समाचारों पर। तो बजेट ने हवे गणतरीना दिवसों बाकी है और त्यारे बजार ने पण बजेटथी घणी बधी आशाओं है। सीएनबीसी बजारना मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघले पण बजारनी एक आशा व्यक्त करी है। तेमणे इनकम टेक्स बजेट में भलामणने लईने बात करी। आवो सांभळीए तेमणे इनकम टेक्स ने लईने शुं डिमांड करी है। 20 लाख तक की इनकम पर टैक्स में एग्जाम्पशन मिलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अब जिस तरीके की इन्फ्लेशन और जिस तरीके के खर्चे और जिस तरीके के बाकी एवेन्यूज़ ओपन हुए हैं ना, 20 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। अब अगेन ये विश लिस्ट है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने की ज़रूरत है इस देश में, और वो कैसे होगा? अगर आप थोड़ा सा टैक्स कम कर देंगे तो थोड़ा सा ऑब्वियसली सैलरी बढ़े और थोड़ा टैक्स कम हो, दोनों चीज़ें हो तो और भी बेटर है। तो ये मेरा मानना है कि किस तरीके से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाई जाए। थोड़ी किसान सम्मान निधि उसमें भी थोड़ी सी अगर आप इंक्रीमेंट कर दें, वो भी एक पॉजिटिव हो सकता है। और एक मेरा मानना है कि पेट्रोल और डीजल में अब एक्साइज़ ड्यूटी कम करने की ज़रूरत है। देखिए, एक्साइज ड्यूटी तब जब बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई थी, जब क्रूड के दाम बहुत गिर गए थे, तो उस समय पर एक लॉजिकल बनता था वो। अब लेकिन दिक्कत क्या होगी कि क्रूड के रेट वापस पहुंच गए 80-85 पर, तो पेट्रोल डीजल वापस 100 के ऊपर पहुंच गए। थोड़ी ज़रूरत है डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने में कि इसको भी थोड़ा सा कम किया जाए एक्साइज ड्यूटी को। तो अगेन ये विश लिस्ट है। अब एफएम साहिबा सुनेंगी या नहीं सुनेंगी ये उनके ऊपर है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि ये हो जाए।
તો વાત કરીએ આ બજેટમાં શિપિંગ સેક્ટરને લઈને મોટી જાહેરાત થઈ શકે છે. સીએનબીસી બજારને મળેલી એક્સક્લુઝિવ જાણકારી મુજબ મેરીટાઈમ ડેવલપમેન્ટ ફંડ અને હરિત નૌકા સ્કીમની જાહેરાત થઈ શકે છે. વધુ વિગતો લઈએ સંવાદદાता लक्ष्मण रॉय આપણી સાથે. जी लक्ष्मण जी, क्या डिटेल्स है आपके पास इस खबर को लेकर? दरअसल मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है, बजट में शिपिंग सेक्टर को लेकर दो बड़े ऐलान हो सकते हैं. एक ऐलान मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड का हो सकता है. ये मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड का मुख्य मकसद ये होगा कि देश में शिप का निर्माण कैसे किया जाए. अभी देश में शिप का निर्माण बहुत कम होता है. पूरे दुनिया भर में जो वर्ल्ड टनेज कैपेसिटी है, जो कि शिप की क्षमता का पैमाना होता है, उसमें मुश्किल से 2% भारत की हिस्सेदारी है. अब इसको बढ़ाने की तैयारी है और इसमें हर साल लीजिंग पे कम से कम $75 बिलियन का खर्च होता है. तो इस खर्च को कम करना चाहती है सरकार. लेकिन शिप बनाना एक लंबी प्रक्रिया होती है, लंबे समय तक के लिए फाइनेंस चाहिए होता है, जो काफ़ी मुश्किल होता है. तो ये मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बना के सरकार लंबे समय के लिए आसान शर्तों पर, सस्ती ब्याज दरों पर शिप बनाने वाली कंपनियों को फाइनेंस करना चाहती है. ये एमडीएफ जो है, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, शुरुआती प्रस्ताव यह है कि 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए का फंड रखा जाए. इसमें कुछ दूसरी एजेंसी को भी शामिल किया जाए, उनसे भी पैसा लिया जाए और फिर फाइनेंस किया जाए जो कंपनियां शिप बनाना चाहती हैं. तो एक तो इसका ऐलान होने की संभावना है. दूसरा, हरित नौका स्कीम को मंजूरी मिल सकती है. इसके तहत नदियों में जो नौका चलता है, जो शिप चलते हैं, वो पोल्यूशन ना के, प्रदूषण ना करें, हाइड्रोजन से बने हुए ऐसे शिप को चलाया जाए, ऐसे जहाज को चलाया जाए. तो इसके लिए हरित नौका स्कीम सरकार लाना चाहती है. तो इसको इंसेंटिव कैसे दिया जाए, इसके लिए भी एक स्कीम का ऐलान बजट में हो सकता है. और इसमें बता दूं, कोचिन शिपयार्ड ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस हरित नौका को बनाना शुरू भी कर दिया है. जी लक्ष्मण जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए. ત્યારે હવે વાત કરીએ ફક્ત શિપિંગ સેક્ટર જ નહીં, પરંતુ હવે બજેટમાં ડ્રોન સેક્ટરને પણ મોટી ભેટ મળી શકે છે. સીએનબીસી બજારને મળેલી જાણકારી અનુસાર બજેટમાં ડ્રોન સેક્ટર માટે અલગથી ફંડ આપવામાં આવી શકે છે. સંપૂર્ણ વિગતો આપવા માટે સંવાદદાતા રોહન સિંહ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. રોહનજી, बजट में ड्रोन सेक्टर के लिए क्या खास हो सकता है? जी, जो ड्रोन सेक्टर है वो काफ़ी कुछ उम्मीद कर सकता है इस बार बजट में, खास तौर पर एक डेडिकेटेड फंड जो कि ड्रोन में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए होगा, इसकी घोषणा की जा सकती है. दरअसल भारत में जो बाहर से जो ड्रोन आते हैं उनके इंपोर्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और सरकार चाहती है कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो है वो वाले ड्रोन बढ़े और इसके लिए ये फंड रहेगा जो भारतीय कंपनियां हैं, क्योंकि अधिकतर कंपनियां स्टार्टअप्स हैं जो ड्रोन सेक्टर में हैं, कुछ अर्ली स्टेज पे हैं, उनको ये फंड मदद करेगा खासतौर पर अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए. इसके अलावा कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी जो कि सरकार बनाएगी, लेकिन जिसका जो फायदा है जो ड्रोन से जुड़े स्टार्टअप्स हैं वो ले सकते हैं इसमें, इसकी घोषणा भी की जा सकती है. इसके अलावा जो सरकारी खरीद है उसमें ड्रोन को बढ़ावा देना, कुछ मंत्रालयों को चिन्हित किया गया है जिसमें कि डिफेंस है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, एग्रीकल्चर है, जहां पे इसकी जो खरीद है उसको बढ़ाने की बात है. जो ड्रोन में इसकी जो बजट है उसमें उसकी घोषणा हो सकती है. और आखिर में ड्रोन डीडी जो बहुत ही एक पॉपुलर सरकार की स्कीम है, उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है, उसका जो आवंटन है वो बढ़ाया जा सकता है और नंबर ऑफ बेनिफिशियरी भी इसमें इंक्रीज किया जा सकता है. तो ड्रोन सेक्टर कुछ इस तरह की घोषणाओं की उम्मीद इस बार बजट में कर सकता है. जी रोहन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए. તો હવે વાત કરીએ બજેટમાં એક સેક્ટર એવું પણ છે કે જેમાં સરકારનું મોટું ફોકસ રહી છે અને એ છે હેલ્થ કેર. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર સ્વાસ્થ્ય માટે બજેટમાં મોટું ફંડ આપવામાં આવી શકે છે અને આના ઉપર વધુ વિગતો આપવા માટે સંવાદદાતા દીપાલી નંદા આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. દીપાલી जी, हेल्थ सेक्टर को लेकर बजट में क्या खास हो सकता है? देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो खास तौर पर कोविड के बाद सरकार की प्राथमिकता और ज्यादा देखने को मिली है इस क्षेत्र को लेकर और इस बार के बजट में जो बड़ी घोषणाएं हो सकती है वो मैं आपको बताऊं. लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं कि जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से वो ये कि इस बार रिकॉर्ड एलोकेशन वित्त मंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए कर सकती है. 25 से 30% ज्यादा एलोकेशन बजट की राशि में वित्त मंत्री की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया जा सकता है. इसके अलावा जो बड़ी घोषणा है वो हो सकती है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन को सस्ता करने को लेकर.
अभी अगर देश की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में सबसे सेकंड नंबर का दूसरा कॉमन ये कैंसर है। इसी के चलते अवेयरनेस बढ़ाई जाए, एक मुहिम छेड़ी जाए और साथ ही साथ जो इसकी वैक्सीन है उसे सस्ता किया जाए। इस लिहाज से बड़ी घोषणा इस बजट में देखने को मिल सकती है। अब बात करें आयुष्मान भारत की, जो कि एक महत्वाकांक्षी योजना है मोदी सरकार की, जिसके तहत एक परिवार में 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जाता है। तो इसका दायरा बढ़ता हुआ हम देखेंगे। इसके लिए जो एलोकेशन है वो भी 10 से 15% तक बढ़ सकता है। और साथ ही साथ बीजेपी ने जो अपने संकल्प पत्र में इस बात को शामिल किया था कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जाएगा, तो इस लिहाज से भी बड़ा अनाउंसमेंट हम इस बजट में होता हुआ देख सकते हैं।